So yes, welcome back everybody, and this is lecture number 2 of your fluid mechanics. हम physics कर रहे थे, fluid mechanics, ठीक है. Now before moving to our main content, I like to introduce myself. My name is Shubham Upadhyay. I'm your chemistry educator, but currently अभी as a substitute मैं आपको physics पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. मैं chemistry और physics दोनों का educator हूँ, but currently अभी आपको as a substitute teacher मैं physics पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स शुरुआत की थी और लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. हमने बहुत कुछ काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन काफ़ी सीमलेसली हमने शुरू किया था इस पूरे चैप्टर को, और बहुत कुछ हमने प्रीवियस क्लास में कवर भी किया था, ठीक है. आज के इस लेक्चर में जो पुरानी बातें हैं उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह तक सारी चीज़ें, उसकी डिफरेंट टाइप की यूनिट, वो सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया, ठीक है. दिस इज लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 1 जो नहीं देखा एक बार जाके देख लो, ठीक है. इस सेशन के बाद ये सेशन कर लो, फिर सेशन के बाद जो फ्री टाइम मिलेगा, जिनके बैकलॉग है वो लेक्चर नंबर 1 जाके प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है. वहाँ पढ़ा हुआ है अपलोडेड, ठीक. नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास, ठीक है. चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता हो हमने लेक्चर 1 में कर लिया है. बहुत कुछ हमने पढ़ा. प्रीवियस क्लास में हमने क्या छोड़ा था, थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे और हमने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कि जो हमारे अर्थ की सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ की सराउंडिंग, जिसको बेसिकली एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है. हमने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स के बारे में भी समझा था. आज का लेक्चर है वो नेक्स्ट टॉपिक से शुरू होगा, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सर आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन तो करा दिया था कि प्रेशर कितने टाइप्स की है, मतलब प्रेशर क्या है और ये सारी चीजें, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड डेंसिटी. आज बेसिकली हम इस प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड, तो अभी तक फ्लूइड वाली बातें ज्यादा आई नहीं है. मतलब वाटर या फिर फ्लूइड जैसी चीजें, लिक्विड जैसी चीजों के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं किया है. आज के लेक्चर में वही शुरुआत होगी. इन डेप्थ हम फ्लूइड के अंदर घुस गए. अब ये पर्टिकुलर चैप्टर शुरू हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक आज के लिए नोट करिए, वो है वेरिएशन. थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है. वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे, इसलिए अच्छे से उसको समझिएगा. वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ. ये जो डेप्थ सब है बेसिकली लिक्विड के लिए बात की जा रही है, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो लिक्विड के अंदर के डेप्थ की बात की गई है. कहने का मतलब ये है, इस पूरे टॉपिक में हम यही समझेंगे कि जैसे जैसे हम लिक्विड के सरफेस से लिक्विड के डेप्थ तक मूव करते हैं, तो उसमें प्रेशर के वेरिएशंस कैसे हमको देखने को मिलते हैं, ये पूरा टॉपिक बताने वाला है, ठीक है. अब इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो समझ नहीं आएगा. इसको एक बढ़िया सा एग्जांपल से समझता हूं, उसके बाद हम रिलेट करेंगे इस पूरे टॉपिक को. लेट्स से कि मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है जिसमें मैंने लिक्विड भर के रखा है, फ्लूइड बेसिकली भर के रखा है, ठीक है. ये एक बड़ा सा कंटेनर मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक. इस बड़े से कंटेनर में मैंने क्या किया कि पानी भर दिया ऐसे, वाटर कुछ लेवल तक. ये लेवल है, इस लेवल तक हमने पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक. अब मैं तुमसे कुछ चीजें पूछता हूँ, क्या वो बहुत बेसिक चीज है और सब लोग बता भी दोगे ऑलमोस्ट, ठीक है. मैं तुमसे पूछता हूँ कि जरा ये बताओ, ये सरफेस है लिक्विड का, ठीक है, ये ऊपर वाला. इस सरफेस के ये वाले पॉइंट पे जहां मैंने ये बेसिकली ट्रायंगल बनाया छोटा सा, इस सरफेस के ये वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, सोच के देखो. ये जो कंटेनर है ये ओपन टू एयर है. ओपन टू एयर का मतलब कि खुला हुआ है, हमने इसको ढका नहीं है. देखो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे, लेट से ये ऐसे खुला हुआ है, ठीक. और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लिक्विड का सरफेस है, जहां लेवल है लिक्विड का, उस लेवल पे, उस सरफेस पे कितना प्रेशर होगा. तो आप बहुत बेसिक चीज है, क्या हमने पीछे पढ़ा है क्या, कि हमारे सराउंडिंग में जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मानते हैं. तो सोच के देखो, अगर ये फ्री टू एयर है, ओपन टू एयर है, तो क्या इसके सरफेस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. क्योंकि भाई ये क्या है, एयर में है, और एयर में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है. हमने कल देखा है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है इस चीज को. तो अगर उसका लिक्विड का सरफेस ऊपर से ढका हुआ नहीं है, कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, तो उसके सरफेस पे कितना प्रेशर होगा. सर जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. तो मैं इसको लिख देता हूँ PATM, लिख सकता हूँ शॉर्ट में. PATM का मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो डिनोट कर रहे हैं, ठीक. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से इस सरफेस का जो पॉइंट था, इस पॉइंट को लेट्स से एक वक्त के लिए मैं A बोल देता हूँ, ठीक. अब मैं इस सरफेस के ए पॉइंट से मूव करता करता लिक्विड के अंदर चला गया. लेट्स से ये जो मैंने दूसरा पॉइंट डिनोट किया, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर ये जो पॉइंट है, इस 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 लिक्विड के अंदर के पॉइंट का मैं प्रेशर अगर मेजर करूंगा तो कितना हो सकता है, ठीक है. सोच के देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहां से कहता हूं कि ये लेट्स से h हाइट पे है. मैंने लिक्विड के सरफेस से h डिस्टेंस नीचे चला गया, h हाइट में नीचे चला गया, मतलब कि मैं डेप्थ में घुस रहा हूं, ठीक. तो क्या आपको लगता है कि इस बी पॉइंट पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा.
द आंसर इज नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब आप डेप्थ के साथ जैसे ही आप सरफेस से नीचे बढ़ेंगे एच डेप्थ पे, तो जैसे आप सरफेस से एच डेप्थ पे नीचे बढ़ेंगे तो आपका जो प्रेशर है उसके प्रेशर में चेंज देखने को मिलेगा, उसके प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और यही वो टॉपिक बताता है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो इसमें बेसिकली यही चीज हमको समझनी है कि सरफेस पे तो चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, बट जैसे जैसे हम नीचे आए तो आने में कितना प्रेशर का चेंज हुआ, उसका क्या कैलकुलेशंस है और कैसे प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आपको अच्छी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और नेटवर्क का दिक्कत नहीं है ना, सबको आवाज आवाज आ रही है? एक बार ये बता दो फटाक से, एक बार ये बता दो फटाक से कि सबको आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लैग वैग तो नहीं हो रहा है, सब दिख रहा होगा अच्छे से? एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। इज इट गुड? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। ओके ओके देन, ओके देन। देखो ये चैप्टर जो नहीं पढ़ा है ना उसको भी चैप्टर समझ आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। करके दे जाओ, मेरे से क्लास पढ़ के जाओ, फिर बताना कि कैसा पढ़ा है। लास्ट में आप सबसे फीडबैक लेंगे जो भी नए बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ नए बच्चे मुझे दिख रहे हैं बैच में। तो जैसे हमने एच हाइट नीचे हम आगे बढ़े एच हाइट नीचे, तो हमारा प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है। अब इसी वेरिएशन को हमको नोट करना है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है जो आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, क्योंकि आप स्कूल लेवल में तो हो नहीं, क्योंकि आपको डेरिवेशन की नीड हो, बट मैं थोड़ा बहुत उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप समझिए उस चीज को कि सरफेस पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक के बराबर। अब हम एच हाइट नीचे का, तो प्रेशर में आएगा वेरिएशन, प्रेशर में आएगा चेंज। हम कहते हैं ना कि पानी के अंदर जाने प्रेशर बढ़ता है, ठीक। अब हमको वही चीज नोट करनी है। तो इस बी पॉइंट के प्रेशर को लेट्स से मैं एक वक्त के लिए कह देता हूँ क्या, P2, और जो ए पॉइंट के लिए मैं कह देता हूँ P1, ठीक। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि जो P1 है वो किसके बराबर है? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक। वेयर एज अब मैं आपसे पूछूं कि P2 बताओ, P2 कितना होगा, तो सोच के देखो क्या। जैसे ही आप डेप्थ हाइट एच हाइट नीचे जाओगे तो इस बी पॉइंट पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, साथ ही साथ जब आप एच हाइट नीचे गए हो तो प्रेशर में कितना वेरिएशन है उसको भी कैलकुलेट करना है। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी क्या, अगर मैं P2 पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साथ ही साथ मैं उसमें जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा? रो जी एच। अब ध्यान से समझिएगा क्या है, मैंने P2 लिखा किसके बराबर? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। इसका मतलब ये है कि सर जो P2 पॉइंट पे जो प्रेशर है, B पॉइंट पे जो प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, साथ में जो H हाइट का हम डिफरेंस लेके आए, जब हम सरफेस से नीचे H हाइट पे आए, तो वो प्रेशर में जितना चेंज आया उस चेंज को मैंने रो जी एच से रिप्रेजेंट किया, रो जी एच से रिप्रेजेंट किया। जहां रो क्या है सर? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये डेंसिटी है लिक्विड की। बहुत बढ़िया सर। जी क्या है? सबको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख सकते हैं आप यहां। और एच क्या है सर जी? वो डेप्थ, जितने डेप्थ हम नीचे गए तो उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच क्या है हमारा? वो डेप्थ है। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, कभी भी एच हाइट पे अगर आपसे कोई प्रेशर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं आप? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ कितना चेंज आया प्रेशर का, कितना डिफरेंस आया प्रेशर का, तो सिंपल है सर, क्या करेंगे? क्या हम P2 माइनस P1 कर दे क्या? बिल्कुल कर दीजिए। तो अगर आप P2 माइनस P1 करोगे तो P2 है P1 है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये P एटमॉस्फेरिक से P एटमॉस्फेरिक कट जाएगा, P2 माइनस P1 दैट विल बी रो जी एच। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, आप याद रख लीजिए, यूज होगा क्वेश्चंस में। तो ये है प्रेशर का वेरिएशन, कितना चेंज हुआ भैया? दूसरे पॉइंट का जो प्रेशर है अगर मैं दोनों का चेंज देखूंगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी एच। अगेन रो क्या है? दैट इज योर डेंसिटी, एंड एच क्या है? दैट इज योर डेप्थ। मतलब जब भी हम डेप्थ पे नीचे जाते हैं तो प्रेशर का चेंज कितना देखने को मिलता है? दैट विल बी रो जी एच। बताओ, क्या सबको ये समझ आया? क्या सबको समझ आया ये चीज? बताओ, क्या ये चीज सबको समझ आया? बहुत बेसिक है, बहुत आराम से, पहली बार भी देख रहे हो तो समझ आएगा। क्लियर? रिस्पॉन्स फटाफट से देते रहो, मेरे चैट सेक्शन में फटाफट से रिस्पॉन्स आने चाहिए सबके, ठीक। सब लोग लिखेगा कि यस, ठीक। मैं, मेरी आदत यही है, मैं पूछ पूछ के बढ़ाता हूँ कि समझ आया कि नहीं, ठीक है। अगर प्रीवियस क्लास रिकॉर्डिंग वाले देखे हो तो पता होगा, ठीक। तो सब लोग लिखेगा यस एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया, ठीक।
चलिए अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा और भी देख लीजिए। क्या इस रिलेशन को बहुत सारे बुक में या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसके कुछ और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि लेट्स से ये जो P2 है ना, बेसिकली इसको कुछ और नाम दिया गया फिजिक्स में। P2 को बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। बस नाम है, नाम बदल दिया गया, ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक, P2 को बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये पता है P1 क्या था? P1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। तो इस P1 को हम क्या लिख सकते हैं यहां? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो रो जी एच आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली क्वांटिटी, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिजिक्स में गेज प्रेशर। क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। तो आप डायरेक्ट यहां से एक और रिलेशन याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में ना गेज प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में दे दिया होता है प्रेशर को, है ना। आपको दे देगा एटमॉस्फेयर, आपको एटमॉस्फेरिक पता होता है, आपको दे देगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर, पूछ देगा गेज प्रेशर। अब बच्चे पढ़े नहीं होते हैं। क्यों? एक्चुअली है यही, बस मैंने उसको वहां P1 P2 के टर्म में रिप्रेजेंट किया। अब मैंने उसका नाम बता दिया। P1 को कह देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 को एब्सोल्यूट प्रेशर, और फिर जो तुम्हारा रो जी एच है वो गेज प्रेशर। तो यहां से आप एक रिलेशन याद रख सकते हैं। क्या? कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू, साफ साफ दिख रहा है सबको? बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूज नहीं होइएगा। P एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, GUAGE, ठीक है, गेज प्रेशर। तो अगर यहां से P गेज का फॉर्मूला बनाया जाए तो बहुत सिंपल है सर। क्या हो सकता है? P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक। ये रिलेशन भी कई बार डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। वहां नाम लिख के दे देंगे सब कि एब्सोल्यूट प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता होगा, डिटरमाइन द गेज प्रेशर। तो आप ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं। बेसिकली यही रिलेशन है, बस नाम इनका अलग अलग कर दिया गया। क्लियर? चलो, ये था हमारा प्रेशर का वेरिएशन विद एच डेप्थ पे। ठीक है, एच डेप्थ में सारी कहानी यहाँ हमने निपटा दी है। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको एक और अच्छा सा टॉपिक होता है। इसमें सिर्फ बेसिकली बताना होता है कि प्रेशर की डिपेंडेंसी कैसी है। बस आपको ये कंफ्यूज करने के लिए टॉपिक है, हालांकि है बहुत आसान। क्यों? देख लो, इसका अगला टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाम बहुत खतरनाक है लेकिन काम बहुत छोटा सा है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो क्या कहता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, बहुत सिंपल सी चीज, तीन चीज कहता है। क्या? कोई भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब कि फ्लूइड का प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों पे ही डिपेंड करता है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में यही चीज, तीन चीज बताई गई है। क्या? कि जो भी फ्लूइड का प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? सबसे पहली चीज लिख लीजिए पहले यहां, फिर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझाता हूं। ठीक, क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है आपका डिपेंड्स अपॉन ओनली थ्री फैक्टर्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल देते हैं, बट आपको ये चीज याद रखनी। क्या? अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, अभी पीछे बताता हूं, बट अभी समझ लो, इसमें नोट कर लो। क्या? द डेप्थ, सबसे पहली चीज, द डेप्थ बिलो द सरफेस। ठीक, दूसरी किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब, अरे भैया डेंसिटी की बात कर रहा है वो, तो आप इसको रो से रिप्रेजेंट कर लो, सबसे अच्छी चीज रहेगी। अगर डिफरेंट लिक्विड तो डिफरेंट डेंसिटी, तो नेचर ऑफ लिक्विड अलग हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। इन तीन फैक्टर्स के अलावा उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। किसको? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। कैसे? समझाइए सर। देखो समझाता हूं, बढ़िया सा एग्जांपल देखिए। ठीक, उससे पहले थोड़ा पीछे चलो। क्या? एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। किसमें? इसमें। क्या बताना है? ये बताना है कि चलो भैया, हमने जो हमारा वर्टिकली हमने डेप्थ तो देख लिया, हमने वर्टिकली डेप्थ में देख लिया कि सर वर्टिकली अगर हम टॉप से, सरफेस से h हाइट नीचे जाते हैं तो प्रेशर बदलता है। क्या हॉरिजॉन्टली भी चेंज होता है प्रेशर? वो हमको देखना है। तो अब मैं इसी में क्या करता हूं ना, एक पॉइंट इसी लेवल पे, इस B वाले लेवल पे थोड़ा सा आगे जाके C पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ, अगर B पॉइंट का प्रेशर, इस B पॉइंट का प्रेशर अगर लेट्स से P डैश है, तो क्या इस C पॉइंट का प्रेशर भी P डैश के बराबर होगा? क्या P डैश एट B पॉइंट इज इक्वल्स टू P डैश एट C पॉइंट? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, सब लोग चैट सेक्शन में, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ।
कि अगर मैं सेम लेवल पे ही अगर एक पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा, उससे सेम एच हाइट ही है, अभी भी सेम डेप्थ ही है, लेकिन मैं उस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, तो ये बताओ क्या प्रेशर में चेंज आएगा? क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? कितने लोग कह रहे हैं कि होंगे, कितने लोग कह रहे हैं नहीं होंगे? फटाफट से चार्जेस में बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी होगा? क्या मैंने ये सही लिखा है या फिर नहीं? बताओ, क्योंकि सी पॉइंट पे एच डेप्थ नीचे ही है, तो क्या प्रेशर का चेंज होगा या नहीं होगा? लैग लैग हो रहा है, ऐसा नहीं बोले यार। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, ओके, बताओ 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 फटाफट से, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या मैं उसी ए क्या मैं उसी बी पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल्स टू सी पॉइंट का प्रेशर लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सेम होगा। किसने बोला सेम होगा? यस। और लोग? यस, सेम, एब्सोल्युटली, यही मैं चीज उनको बताना चाहता था। क्यों? हमेशा याद रख लो, वर्टिकली जब हम एच डेप्थ नीचे गए तो प्रेशर बदलेगा, बट अगर सेम पॉइंट को मैं घूमते रहूं, उसी सेम पॉइंट पे लिक्विड में कहीं भी घूमूं, चाहे मैं इस सी पॉइंट पे घूमूं या फिर उसी लेवल पे इस डी पॉइंट पे घूमूं या फिर उसी लेवल पे इस ए पॉइंट पे घूमूं, मतलब ए तो हो चुका है, बट इसको कोई और पॉइंट मान लो, ठीक है? तो सेम लेवल पे जब भी हम हॉरिजॉन्टली जब हम सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टली घूमेंगे तो याद रख लेना प्रेशर हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इसकी हाइट सरफेस से एच ही है, इस पॉइंट की भी हाइट सरफेस से एच ही है, तो हम एच को नहीं बदल रहे हैं। जब तक हम एच को नहीं बदलेंगे तब तक प्रेशर नहीं बदलेगा। अगर एच हाइट पे सेम लेवल पे अगर मैं कितने भी पॉइंट को चेक करूं तो उन सभी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो सेम ही होगा। क्लियर? ये मैं तुमको समझाना चाहता था। सबको सबको समझ आया कि मैंने कैसे बोला कि सभी पॉइंट के जो प्रेशर होंगे वो सेम होंगे? क्लियर? चलिए, अब वापस आते हैं हमारे किस पे, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पे। ठीक, इसमें मैंने क्या बोला? इसमें मैंने तीन चीजें बोली। क्या? कि एक तो वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, तीसरा एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको समझाइए कैसे। देखो, मैं तीन केस लेता हूं इसमें। कौन से? एक मैं ड्रॉ करता हूं, तीन तरह के मैं डिफरेंट तरह के कंटेनर्स लेके आया। ठीक है, एक कंटेनर कुछ ऐसा दिखता था जिसके अंदर मैंने पूरी पूरी लिक्विड भरी हुई है। ठीक, मैं उसको फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए यहाँ। ठीक, एक कंटेनर में ऐसा लेके आया, डिफरेंट शेप्स के, और एक कंटेनर में ऐसा लेके आया। ठीक, अब इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। किसमें? इसमें यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, फ्लूइड, लिक्विड। ठीक, इसमें भी यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें भी यहीं तक पूरा पानी भरा हुआ है, एंड तक। ठीक, लेट्स से ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ये कंटेनर सी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कि क्या जो कंटेनर वन का जो प्रेशर है, क्या वो बी के बराबर है, क्या वो सी के बराबर है, या फिर साफ साफ दिख रहा है क्या, क्या प्रेशर ऑफ सी सबसे ज्यादा है, फिर प्रेशर ऑफ बी है, और फिर प्रेशर ऑफ ए है, या फिर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सी? बताओ इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है? सोच के देखो सभी। मैंने तीन डिफरेंट कंटेनर्स लिए, सब में अलग अलग अमाउंट। देखो यहाँ लेवल तो सेम है सबका, बट इसमें सोच के देखो, ये छोटा सा कंटेनर, इसमें कम लिक्विड है, इसमें थोड़ा बड़ा है कंटेनर, इसमें ज्यादा लिक्विड भरी हुई है, ये उससे भी बड़ा है, इसमें और ज्यादा लिक्विड भरी हुई है। तो सोच के देखो, क्या जो प्रेशर है वो सेम रहेगा या फिर बदलेगा? 2 नंबर। ओके, मतलब प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सी, ऑल आर सेम। यस, एब्सोल्युटली, यही मैं आपको बताना चाहता था।
सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, पहला नंबर ऑप्शन गलत है। तो ये कभी मत चेक करिए कि किसमें ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है उसमें फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यही था और आप समझ गए। क्या बोला गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में? ये बोला गया कि हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर सिर्फ 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। किस पे? एक तो उसके डेप्थ पे, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड पे, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सोच के देखो, सबकी डेप्थ सेम है, देखो एच हाइट तक सब के सब सेम लेवल तक भरे हुए हैं। लेट्स से अगर एच हाइट है तो सबकी हाइट की लेवल सेम है, यानी एच, मतलब ये पहला टर्म तो नहीं बदल रहा सर, पहला तो कांस्टेंट है। दूसरा, मान के चलो कि तीनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, तो नेचर ऑफ लिक्विड भी चेंज नहीं हो रहा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वैसे ही कांस्टेंट होती है। मतलब जब ये तीन चीजें आपकी कांस्टेंट हो गई, तो ये जो होता है प्रेशर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज हो जाता है। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिंपली एक ही बात बोलता है कि इसको साइज से, इसके शेप से इसको फर्क नहीं पड़ता है। प्रेशर जब तक आप डेप्थ नहीं बदलेंगे, या फिर नेचर ऑफ लिक्विड नहीं बदलेंगे, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलेंगे, तब तक प्रेशर नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की कंडीशन। तो छोटे से यहां में नोट डाउन कर लीजिए कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड, कितने अमाउंट की लिक्विड भरी हुई है, या फिर शेप और साइज ऑफ ए कंटेनर। इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर एवरीबॉडी? सिर्फ लड़के ही रिप्लाई दे रहे हैं और लड़कियों को नहीं समझ आ रहा क्या कि मैं क्या बता रहा हूं? एक तो बहुत आराम से, बहुत हौले हौले चल रहे हैं, तो बताओ तो सही, सबको समझ आया? बताओ, सब लोग रिस्पॉन्स दो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स समझ गए, तो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर पास्कल लॉ। पास्कल्स लॉ डायरेक्ट न्यूमेरिकली पुट अप होते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या केसेस हैं, सब हम देखेंगे इसके अंदर। अब पास्कल्स लॉ पे हम आ गए, और इसके एप्लीकेशंस तो बहुत जगह है यार, तो तुमको तो आगे भी पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। अगर कोई मैकेनिकल वगैरह पढ़ेगा तो जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप आगे परस्यू करते हो तो वहाँ भी पास्कल्स लॉ और ये सारी फ्लूइड की चीज़ें, बेसिक चीज़ें वहाँ यूज होती है, ठीक है। आइए पास्कल्स लॉ को समझते हैं। देखो पास्कल लॉ बहुत ही सिंपल चीज़ कहता है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बट झूठ मूठ का बच्चे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और समझ नहीं पाते। देखो पास्कल लॉ क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात है। पास्कल लॉ की बात कहता है, क्या कहता है? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में, अगर वो लिक्विड रेस्ट पे है, क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत में ये चीज बताई थी कि हम हाइड्रोस्टैटिक का जो फिनोमेना है उसको हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो फ्लूइड अगर आपका इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब है कि रेस्ट पे है, तो किसी भी रेस्ट पे पड़े हुए फ्लूइड में अगर मैं किसी एक पॉइंट पे भी प्रेशर को चेंज करता हूं, तो वो जो चेंज ऑफ प्रेशर होगा वो पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब है, बहुत सिंपल चीज से बताता हूं। देखो लेट्स से मैं एक तरह का कंटेनर ड्रॉ करता हूं, कैसे? कुछ ऐसा, ठीक। एक साइड का एरिया जो है कंटेनर का वो मैंने ज्यादा रखा और दूसरी साइड का एरिया मैंने कम रखा, ठीक। कुछ ऐसा कंटेनर, ठीक। इस कंटेनर में पूरा यहां से लेकर ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक। अब पास्कल लॉ क्या कहता है? बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कहता है पास्कल लॉ? ये कहता है कि अगर आप लेट्स से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर को चेंज किया, लेट्स से डेल्टा पी प्रेशर मैंने चेंज किया, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पे, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेंज इन प्रेशर डिटरमाइन करोगे, तो हर पॉइंट पे आपको डेल्टा पी ही प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब कि जितना चेंज हमने इस पहले इनिशियल पोजीशन पे किया, वही चेंज ऑफ प्रेशर इक्वली हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब आप अगर यहां भी सर कैलकुलेट करना चाहे ना, तो यहां भी जो प्रेशर का चेंज आएगा वो डेल्टा पी ही देखने को मिलेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस फ्लूइड को रेस्ट पे होना चाहिए,
मतलब रेस्ट कह लो या फिर फिजिक्स की भाषा में इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था। क्या था? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यही है कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट में पड़ी हुआ है, उसका स्टेट अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर को चेंज करता हूं, लेट्स से प्रेशर चेंज है डेल्टा पी, तो वो डेल्टा पी तुम्हारे इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पॉइंट पे फ्लूइड के अंदर। ये बस सिंपल सा पास्कल लॉ है। अब इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बच्चे अलग अलग तरीके से याद करके, बिल्कुल नहीं, लेम लैंग्वेज में याद रखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, the change in pressure, लिख लो, the change in pressure at one point of the liquid या फिर fluid in equilibrium या फिर इसी को रेस्ट कहा जाता है, is transmitted equally to all other points in the liquid। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ का, ठीक। अब इस पास्कल लॉ के मन में एक सवाल आ रहा हो कि सर ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन कहीं यूज होता है क्या? बहुत बढ़िया सा एप्लीकेशन है। कहाँ? हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में। अब ये हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट क्या है, हम तो सुने नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते मैं समझाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको जी समझ आ जाएगी। इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? इसका एप्लीकेशन यूज होता है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में, है ना। कभी आप देखे होंगे तो बड़े बड़े कार को लोड किया जाता है इस हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट के थ्रू। अगर आप देखना चाहो तो आओ मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देख लो फटाफट से कि हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट दिखता कैसा है आखिर में, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, लिफ्ट। ओह आया नहीं, ये रहा, रुक जाओ एक सेकेंड। पास्कल्स लॉ, ठीक, देखो ध्यान से समझो। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है ये? जैसा हमने वहां डायग्राम बनाया था बिल्कुल कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक, जैसा हमने यहाँ बनाया। क्या देखो यहाँ होता क्या, मैं समझा देता हूँ फटाफट से। यहाँ ये है, देखो इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहला पॉइंट है, इस पे जहां मेरा एरो है अभी उसको ध्यान दो। पहला पॉइंट है क्या है? पहला पॉइंट ये है कि जो इसका जो एरिया है देखो बहुत कम है, और दूसरे साइड का जो एरिया लिया है कंटेनर का वो बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि जैसे ही हम, देखो इसमें होता क्या है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लिफ्ट करने का काम हम वाटर के थ्रू करते हैं, पानी के हेल्प से बहुत हैवी कार्स को, जो जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, गाड़ी का मास समझ सकते हो बहुत भारी होगा वो, तो उसको हम लिफ्ट करने का काम करते हैं। कैसे? बहुत ही थोड़ा सा फोर्स हम यहां से अप्लाई करते हैं इस पहले पॉइंट से जिधर मेरा एरो है, और वो जो फोर्स है उसके वजह से प्रेशर में चेंज आता है, और यही चेंज ऑफ प्रेशर इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा, सच बता रहा हूँ, अगर एक छोटा सा बच्चा जिसका मास कुछ ठीक ठाक है, 10-12 किलो का बच्चा, अगर उसको आप यहाँ खड़ा करा दोगे तो भी वो इस कार को इजीली लिफ्ट कर सकता है। उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि चेंज इन प्रेशर इस पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। लिफ्ट करने का काम करता है पानी के थ्रू, बहुत हेवी हेवी गाड़ियां, बहुत हेवी ट्रक्स को लिफ्ट करने का काम हम करते हैं, और इसमें यूज किसका होता है? पास्कल लॉ का। तो एक पॉइंट पे हमने प्रेशर को चेंज किया, उसी चेंज ऑफ प्रेशर के हेल्प से दूसरे पॉइंट पे हमको फोर्स का एम्प्लीफिकेशन मिला। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स हमको मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ियां लिफ्ट करती है हाइट तक। बताओ समझ आया? इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, है ना। तो अब इसी चीज को हमको समझना है। कैसे समझना है सर? कैसे एम्पलीफाई होता है? आप बोले कि बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो उधर फोर्स बहुत ज्यादा मिलेगा, ये कैसे हो रहा है सर? वही चीज हमको समझनी है। मतलब बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट का एप्लीकेशन हमको पढ़ना है इसके अंदर, कि कैसे काम करता है वो, ठीक। और उसी उसी से हम पास्कल लॉ का इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो आइए वही चीज मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक, छोटा सा फटाफट से कंटेनर वही टाइप का, ठीक है। ये कंटेनर है हमारा, ठीक, ये रहा। चलिए, हुआ क्या, यहां से लेट से हमने एक पिस्टन लगा रखा था, पिस्टन जिससे प्रेशर को चेंज किया जा सके, ठीक। और यहां हमने एक और पिस्टन लगा रखा है,
ठीक, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं ताकि ये थोड़ा एच हाइट तक मूव करेगा। ठीक, ठीक है, चलिए अब वही चीज हमको देखनी है। ठीक, अब पास्कल के अकॉर्डिंग क्या है कि पास्कल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप यहाँ क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो लेट्स से जो इस ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इस क्रॉस सेक्शन को लेट्स से मैं A1 कहता हूँ, ये जो एरिया, जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, इसके एरिया को मैं क्या कहता हूँ, इसके एरिया को मैं अगर A1 कहता हूँ, लेट्स से दिस इज A1, और यहाँ से अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, लेट्स से दिस इज F1, और दूसरे वाला जो एरिया है इसको क्या कहूंगा मैं, लेट्स से इस एरिया को मैं कहता हूँ A2। तो आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि सर जो एरिया A1 है वो क्या है, छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू A2, मतलब A2 बड़ा है A1 से, ये तो दिख गया। ठीक, हमने फोर्स अप्लाई किया F1, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ प्रेशर का चेंज होगा। ठीक, लेट्स से यहाँ जो प्रेशर का चेंज है वो डेल्टा P है। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यही प्रेशर का चेंज अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं कि इस पिस्टन पे नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप क्या कहोगे, सर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा P प्रेशर A1 पॉइंट पे चेंज हुआ है तो यहाँ भी प्रेशर का चेंज कितना होगा, डेल्टा P होगा। तो क्या मैं पास्कल लॉ के हिसाब से क्या लिख सकता हूं, डेल्टा P एट A इज इक्वल्स टू डेल्टा P एट B। बिल्कुल। अब अगर F1 फोर्स मैंने A1 साइड पे लगाया है तो हमको ये पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं चेंज इन प्रेशर लिखना चाहता हूं तो अगर मैं A पॉइंट के लिखूंगा तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, F1 अपॉन A1, वेरी गुड सर, इज इक्वल्स टू दूसरा पॉइंट पे क्या है, प्रेशर PB। अगर मैं ये A पॉइंट के लिए तो ये F1 अपॉन A1 को ब्रैकेट में A कर देता हूं, इज इक्वल्स टू दूसरे पॉइंट का प्रेशर। अगर मैं सोच के देखो, अगर मैं इस डेल्टा P को, PB को अगर मैं फोर्स और एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, F2 अपॉन A2, ये B पॉइंट का प्रेशर। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F2, सोच के देखो, इस F1 को इधर भेज दो और A2 को उस साइड भेज दो, तो क्या मैं इसको F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब सोच के देखो, क्या मैंने क्या बोला शुरुआत में कि सर A2 जो है वो A1 से काफी बड़ा है, सोच के देखो, A1 का एरिया छोटा, A2 का एरिया बड़ा। तो अगर मैं A2 अपॉन A1 का रेशियो लूंगा तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि A2 अपॉन A1 का रेशियो सर ग्रेटर ग्रेटर देन 1 आएगा, जब आप इसका रेशियो लोगे तो ग्रेटर ग्रेटर देन 1 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो अब मैं इसी अप्रोक्सीमेशन को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F2 अपॉन F1 इज ऑल्सो मच मच ग्रेटर देन 1, बिल्कुल। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि F2 इज मच मच ग्रेटर देन F1। देखो यही से हमको रिलेशन मिल गया कि सर जो F2 फोर्स इधर लगेगा वो F1 से काफी ज्यादा होगा, और इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। और इसमें किसका हमने इस्तेमाल किया, देखो डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P, ये रिलेशन को कहते हैं हम पास्कल्स लॉ। ये जो हैशटैग मैंने बनाया है इसको कहते हैं पास्कल लॉ, और यही मैंने तुमको हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट पे भी समझाया, और मैंने बताया कि कैसे F2 जो होता है वो F1 से मच मच ग्रेटर है, मतलब देखो बहुत ही ज्यादा है ये। तो आप थोड़ा सा भी फोर्स अगर आप A1 एरिया पे लगाते हो तो क्योंकि चेंज इन प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो पास्कल लॉ के हिसाब से जो दूसरे पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये पिस्टन क्या होगा, ये अपलिफ्ट हो जाएगा। अपलिफ्ट का मतलब कि ऊपर उठेगा, इसी को इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। ये लिफ्टिंग का काम करता है। जब आप बहुत सारे पोर्ट्स पे जाएंगे ना समुद्र में, तो ये इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वहां। क्लियर, ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन था। समझ आया? देखो अगर समझ आ रहा हो तो जरूर बताओ, कैसे फोर्स एम्पलीफाई हुआ, कैसे F2 फोर्स ज्यादा हो गया F1 से, क्या ये सबको क्लियर है? बहुत आराम से मैंने कवर अप किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 11th का चैप्टर है और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे छोड़े इस चीज को, तो पहली बार पे कोई देख रहा है तो समझ आएगा, इसीलिए वैसा पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक, सब लोग फटाफट से बताओ, रिस्पॉन्स दे दो कि यस सर समझ आया कि F2 जो है वो कैसे मच मच ग्रेटर देन F1 हो गया। चलो भैया, इजी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, सो ये था आपका पास्कल्स लॉ और उसका एप्लीकेशन जो कि हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट। अब जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल जरूर करेंगे जिसमें F1 अपॉन A1 आपको ये रेशियो पता चल गया है, ठीक है। आप F1 अपॉन F2 या फिर F2 अपॉन F1 दोनों का रेशियो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्कल्स लॉ।
छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत इनडेप्थ है, इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब मैं काफ़ी इनडेप्थ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ पूरा चैप्टर, ऐसा नहीं है कि जल्दी लेके जा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो जल्दी हम कवर अप करते चल रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़े अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिससे मैं एग्जाम ओरिएंटेड आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम के कट्टू कट रिलेटेड है, इसीलिए ठीक। इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बायोन्सी फोर्स निकालने का सवाल आता है, ठीक। अच्छे अच्छे लेवल, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी इवन में आता है, ठीक है, जेईई नीट वगैरह में भी आता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या था ये, आइए समझते हैं इस चीज को। आर्किमिडीज बेसिकली साइंटिस्ट थे, पढ़ा होगा आपने क्लास 9 वगैरह में, फ्लोटेशन चैप्टर में ये सब थोड़ी चीजें होंगी, क्लास 11 में भी आपने ये चीज पढ़ी होंगी, बट कोई बात नहीं, अभी आप फिर से पढ़ रहे हो तो पढ़ लेते हैं सब साथ में, ठीक है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, और ना ये आर्किमिडीज होती है ना, कहा जाता है कि एक्सीडेंटली आपने इस प्रिंसिपल को इन्होंने डिस्कवर किया था। मतलब वो बेसिकली बाथ टब में नहा रहे थे और उनको बाथ टब में नहाते नहाते उनको बायोन्सी फील हुई, ठीक है। अब जो बायोन्सी शब्द है क्या है मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो वहीं से अपना इन्होंने प्रिंसिपल दिया, ठीक है। जब हम की आप स्टोरी पढ़ेंगे इनकी, तो वो यूरेका यूरेका करते हुए भागने लगे, वैसे ही जिस अवस्था में थे नहाते हुए उसी वैसे ही उन्होंने सब पूरी दुनिया में हल्ला किया कि मेरा प्रिंसिपल है, मैंने ढूंढ लिया। यूरेका का मतलब होता है कि आई गॉट समथिंग, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, साइंटिस्ट क्या था क्या है ये समझता है, देखो बहुत सिंपल सी बात बोलता है, क्या सोच के देखो, अगर मैं किसी कंटेनर लूँ, कोई एक कंटेनर लूँ जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ कोई नदी तो है नहीं, तो हम एक कंटेनर में ही पानी अपना रख सकते हैं और इसमें हम एक्सपेरिमेंट सारा करके देखेंगे। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली, क्या किसी भी लिक्विड में, ठीक, अगर मैं लेट्स से मैं कोई ये टुकड़ा है मेरे पास पत्थर का, और इस पत्थर के टुकड़े को इसमें डिप कर देता हूँ, तो सोच के देखो, जैसे ही अगर मैं किसी पत्थर के टुकड़े को किसी पानी में डिप करूंगा, तो जितना भी उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वाटर में डिप करता हूं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड का मतलब कि पानी में डिप है, ठीक है, पानी में वो पड़ा हुआ है, तो आर्किमिडीज यही कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कि कोई भी बॉडी अगर वाटर में सबमर्ज्ड है, तो उस बॉडी का जितना भी वेट होगा, उतने अमाउंट की लिक्विड वो बॉडी अपने से डिस्प्लेस कर देगी। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर मैं इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर वेट W है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में डिप करता हूं, तो सोच के देखो, क्या ये अपने आसपास के पानी वाटर को डिस्प्लेस करेगा? अरे किसी चीज को डालते हो तो छपाक से होता है ना, आसपास की चीजें क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसी वो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उस वाटर डिस्प्लेस की क्वांटिटी को बता रहे हैं, कि जो भी जितना भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पानी में डालेंगे, और उसका जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा, वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हमेशा बराबर होगा बायोवेंसी फोर्स के। अब ये जो बायोवेंसी फोर्स है, इसका मतलब क्या है सर? चलिए आप बता तो दिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये बताया कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पानी में डिप करता हूं, तो डिप करते वक्त वो क्या करेगा, सोच के देखो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी कोई पत्थर लो, उसको पानी में मारो, जब आप पत्थर को पानी में मारोगे तो क्या होता है, छपाक करके आवाज आती है, तो उसके आसपास के जितना भी वाटर है वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है अपने जगह से, थोड़ा वाटर क्या होता है, खाली हो जाता है वो एरिया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताते हैं क्या, अगर वो डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, या फिर उसका जो बेसिकली इनका जो प्रिंसिपल था वो रिलेट करता है किससे, कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो इक्वल होगा आपके बायोन्सी फोर्स के। अब ये बायोन्सी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट ये क्या होता है, ये मैं आपको समझना चाहता हूँ, तो शॉर्ट में यहां समझ लीजिए, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में डिप है, तो पानी जो होता है ना, पानी का जो सरफेस, वाटर का जो सरफेस है, वो उस ऑब्जेक्ट को अपने से ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, और ये जो लिक्विड का जो सरफेस है, जो लिक्विड का सरफेस किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कहते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोवंट फोर्स। क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स। तो हमेशा याद रख लो, कोई भी चीज अगर वाटर में डिप है, तो वाटर का जो नीचे का जो सरफेस है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए इन द सेंस कि वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे, पुश करता है नीचे से। उसी पुश को, उसी फोर्स को हम या तो दूसरी भाषा में अपथ्रस्ट कहते हैं, या फिर बायोंट फोर्स कहते हैं, और इसी मैकेनिज्म को बायोवेंसी कहते हैं।
तो उन्होंने ये बोला क्या कि जितना भी वेट डिस्प्लेस होगा किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते वक्त, वो जो वेट डिस्प्लेस होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, बायोंट फोर्स के, जिसको मैं एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब कि बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये एक लाइन में मैंने तुमको पूरी समरी दे दी किसकी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। उन्होंने ये चीज बताई कि जितना भी वाटर का जो वेट है जो कि उस ऑब्जेक्ट के आने से डिस्प्लेस हुआ है, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू दी बायोंट फोर्स या फिर बायोवेंसी। ये क्या है आपका, ये बायोंट फोर्स है। और आपको पता चल गया अभी कि बायोंट फोर्स किधर लगता है सर, अपवर्ड लगता है। कौन लगाता है सर, वाटर का सरफेस लगाता है। किस लिए, ताकि वो अपोज कर सके, ताकि वो ऑब्जेक्ट को ऊपर भेज सके, सरफेस पे भेज सके, समझे। तो जितना भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो बायोंट फोर्स के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर। अगर आप स्टेटमेंट वाइज नोट करना चाहें तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं और इधर मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। ठीक, अब समझिएगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस पे आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज क्या कहते हैं, व्हेन अ बॉडी, पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखिएगा ताकि नोट्स कभी आप पढ़े तो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, इसलिए इजी नोट्स अपने लैंग्वेज में लिखवाता हूँ। इज इमर्स्ड पार्शियली या फिर फुल्ली। अब ये मतलब समझिएगा अभी। ठीक है, इसको अलग अलग केस से मैं अभी आपको समझाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करिए। इन ए फ्लूइड, जाहिर सी बात है इस पूरे चैप्टर में हम फ्लूइड को रेस्ट पे स्टडी करेंगे, तो एट रेस्ट कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन जरूर लगा लीजिएगा। जैसे पास्कल में भी हमने देखा कि रेस्ट या फिर इक्विलिब्रियम, वैसे यहाँ भी। ठीक है, ठीक है। इट इज, या फिर इसको लिख लो, द वेट ऑफ द लिक्विड displaced by the object या फिर body is equal to the बायोंट। बायोंट का मतलब वो अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट का मतलब सरफेस, वाटर का जो सरफेस है नीचे का डेप्थ, वो लगाता है ऑब्जेक्ट पे। बायोंट फोर्स, ठीक, इसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको, जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटेनर में लिक्विड का होना जरूरी है। मैंने ये कहा बोला है कंटेनर फुल होना जरूरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ जैसे जनरल केस ले रहा हूँ यार। अब मेरे पास कोई वाटर का वो डायग्राम बना तो है नहीं, मुझे खुद से बनाना पड़ रहा है, तो मैं बस एक कंटेनर में ये सारे एग्जांपल तुमको लेके समझा दे रहा हूँ। क्लियर, आप समझो। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, क्या आर्किमिडीज, मैंने आर्किमिडीज बोला, क्या बोला कि एफ बी जो है वो डब्ल्यू के बराबर है। ठीक है, डब्ल्यू एल डी लिख दे रहा हूँ। डब्ल्यू एल डी का मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कंफ्यूज मत होइएगा, लिख देता हूँ यहाँ। डब्ल्यू एल डी का मतलब है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। ठीक, चलिए इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, अच्छा अच्छा। वेट क्या होता है, फिजिक्स में हम सबने पढ़ा है, वेट क्या होता है, mg। हाँ होता है सर, बिल्कुल होता है, वेट होता है mg। अच्छा, और हमने एक और चीज पढ़ी है क्या प्रीवियस क्लास में, क्या पढ़ा है सर जी, ये पढ़ा है कि रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन बी, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल, तो क्या मैं यहां से मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसी को अगर मैं वेट के अंदर पुट कर दूं तो सर मैं क्या लिख सकता हूं, वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो इंटू वी इंटू जी। हाँ बिल्कुल। और अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो बायोंट फोर्स होता है वो वेट ऑफ लिक्विड स्पेस के बराबर होता है। तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू रो, ठीक है, वॉल्यूम और जी। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है,
सर जी यहाँ जो वेट होता है ना वो लिक्विड डिस्प्लेस वाला वेट होता है, तो यहाँ भी जो वॉल्यूम लेंगे हम वो सिर्फ उतना ही वॉल्यूम लेंगे जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो आपको न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करना है और इंपॉर्टेंट है, हैशटैग मार्क कर लीजिए, इसलिए नोट करा रहा हूं मैं। यही फॉर्मूला है वो जिससे आप बायोंट फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है क्या, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है उसको मैंने डेंसिटी, वॉल्यूम और ग्रेविटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया, डायरेक्टली नहीं लिखा हूं, डायरेक्टली लिख दूंगा कंफ्यूज जाओगे कहां से लिख दिए, इसीलिए। और ये जो एफ बी है दैट इज योर क्या, ये नोट कर लीजिएगा, एफ बी आपका बायोएंट फोर्स है और वी एल डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये कैसे, मैं अभी अगले 2-3 केस में समझाता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। एवरी टाइप की वैरायटी तुम इसे सॉल्व कर जाओगे, मैं ये इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इन डेप्थ, देखो इतना बढ़िया तुमको समझाऊंगा ना, कभी पढ़े नहीं होगे, ठीक। एट द एंड सब कुछ सीख के जाओगे आज, ठीक। अब समझो, अब आपको ये चीज मुझे समझानी पड़ेगी क्या, कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या कह रहे हैं सर, ये जो वीएलडी लग गया ना इसे समझ नहीं आ रहा है। वॉल्यूम होता तो चलो समझ में आ जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका पूरा वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, बट आप यहाँ बोले कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मतलब उतना ही वॉल्यूम लेना है जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, अब ये कैसे होगा, वही चीज हमको समझ रहा है क्या, आइए नोट करिएगा, ठीक। कई बार आप इस रो को हटा के, क्योंकि रो जनरली सॉलिड बॉडी के लिए यूज किया जाता है, तो आप सिग्मा भी यूज कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ बी इज इक्वल्स टू सिग्मा, जहां सिग्मा क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की, ठीक है, वी एल डी इंटू जी। तो या तो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक। कंफ्यूज नहीं है, सेम फार्मूला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। कभी कभी मैं सिग्मा अगर यूज कर दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आप समझिएगा कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड स्पेस की बात कर रहे हैं ना उसकी बात हमको समझनी है क्या, समझिएगा। अब केसेस देखते हैं हम थोड़े से। केस नंबर 1 कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, हम कितना वॉल्यूम है कैसे निकालेंगे सर, इसको क्वेश्चंस के टर्म में तुमको मैं समझा देता हूं, देखो कैसे। सेम एग्जांपल हमारा कंटेनर वाला, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पानी जनरेट तो कर नहीं सकते तो हमें कंटेनर का एग्जांपल ही लेंगे। ये पानी भरा हुआ था, ठीक, ठीक है। मैंने बोला कि इसकी जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, जो लिक्विड की डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, ठीक। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और ये जो ऑब्जेक्ट था, लेट्स से ऊपर अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, एक सेकंड थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम है v, ठीक। ऑब्जेक्ट जो है अभी पानी से बाहर है जिसका वॉल्यूम है पूरा v, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, वाटर में डिप किया, कितना, सोच के देखो। ऑब्जेक्ट के आधे हिस्से को मैंने पानी के ऊपर रखा, मतलब वॉल्यूम v/2 को मैंने ऊपर रखा और नीचे वॉल्यूम v/2 को मैंने पानी के अंदर रखा। अब मैं तुमसे पूछता हूं फाइंड बायोंट फोर्स इस केस में, केस नंबर 1 जो मैंने तुमको दिया है, जिसमें मैंने आधा वॉल्यूम ऊपर रखा है आधा वॉल्यूम नीचे रखा है, तो मुझे बायोंट फोर्स बताओ। तो बड़ा सिंपल है, क्या हमको पता है बायोंट फोर्स एफ बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और वॉल्यूम कितना है, वी है, तो साथ में जी लगा देंगे, तो क्या बायोंट फोर्स हमारा हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू वी इंटू जी। क्लियर, ये था हमारा पहला केस, सिंपल है। ये था हमारा पहला केस जिसमें मैंने क्या बोला कि हमारा जो बेसिकली बायोंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा किसके बराबर होगा, हमने देखा अभी सिग्मा इंटू वी इंटू जी के बराबर, ठीक है। ये हमारा पहला केस था, क्लियर हो गया सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, ठीक। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या, कहाँ गया, अरे एक सेकेंड समय दीजिए थोड़ा सा, चलिए, ठीक है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सर फिर सही क्या है, सही है बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू सिग्मा v/2 इंटू जी, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि पढ़ो पीछे, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अरे भैया जब आधा वॉल्यूम डिप है तो आधा वॉल्यूम ही तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो पूरा वॉल्यूम तो v था लेकिन आधा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो हम सिर्फ वॉल्यूम की जगह v/2 ही पुट करेंगे। सो इसीलिए जो इस केस में बायोंट फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो आएगा v/2 मल्टीप्लीकेशन के साथ। यस एब्सोल्युटली,
दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। तो मैं आपको यही चीज समझना चाहता था कि VLD का मतलब है कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है सिर्फ उतने वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा। और आपके ऑप्शंस में वो होता भी है, V वॉल्यूम वाला ऑप्शंस होगा, इसलिए आपको सिर्फ V नहीं V/2 लेना है, क्योंकि सिर्फ आधी वॉल्यूम में डिप है और उस आधी वॉल्यूम की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, बायोन फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है। क्लियर? क्लियर? वैसे ही एक और केस देख लीजिए, केस नंबर 2। ये वैरायटी है, ये सब इक्वेशंस आप याद रख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 मैंने क्या किया, मैंने वही इक्वेशन लिया, ठीक है। इस बार मैंने क्या की, इस बार मैं एल लेंथ का रॉड लेकर आया, ठीक है। एल लेंथ का रॉड, ठीक, एल लेंथ का रॉड, ठीक है। और इसका जो एरिया है लेंथ से ए है, ठीक। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका मैंने लेट्स से L/3 हिस्सा मैंने डिप कर दिया। अब इस केस में मुझे फाइंड बायोट फोर्स, अब इस केस में मुझे बायोट फोर्स पता। अब समझिएगा ध्यान से, क्या इस केस में लिखेंगे, हमको पता है बायोट फोर्स क्या होता है सर, सिग्मा इंटू वी एल डी इंटू जी। लेकिन यहाँ तो उसने वॉल्यूम की बात नहीं की, यहाँ उसने लेंथ और एरिया नहीं किया। तो हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या सर, वॉल्यूम इंटू होता है ए इंटू एल, मतलब एरिया इंटू लेंथ, इसी को तो वॉल्यूम। तो अगर इस केस में मैं बायोट फोर्स लिखने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया कितना है, ए है। इस बार ध्यान रखना, जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए इंटू एल इंटू जी। आपका जो फाइनल फोर्स का मान आएगा बायोट फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए इंटू एल इंटू जी। क्लियर है? तो बस लेंथ और एरिया दे आप फॉर्मूले को बदलेंगे, ठीक है। ठीक, लेकिन लेकिन हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे समझाओगे क्या? बिल्कुल ऐसे समझाएंगे। क्यों गलत है? क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ L/3 ही लेना है, टोटल लेंथ से हमको फर्क ही नहीं पड़ता है भैया, क्योंकि L/3 तो डिप है। तो इस केस में सिग्मा ए L/3 इंटू जी, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर बायोट फोर्स। देखिएगा, एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको एरिया लेंथ से भी घुमा सकता है, और या तो वो डायरेक्ट दे देगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्टली वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? देखो, इस वजह से पहले गलत क्यों कर रहा हूँ, बाद में सही क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये मिस्टेक आपको याद रहे। कैसे? क्योंकि मैंने गलत किया था तो बच्चों को याद रहता है टीचर गलत कर रहा है, इसलिए जानबूझ के पहले गलत किया, फिर उसको सही किया। सही क्या है? सही है सिग्मा ए L/3 इंटू जी। तो इस केस में भी हमको क्या करना है, वॉल्यूम या फिर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को ही चेक करना है। ठीक सर, मजा आ रहा है, लगे हाथ एक और केस करा दो। आओ एक और केस कर लेते हैं। पूछे भाई, कितना वेरिएशन पूछेगा एग्जामिनर, हम सभी वेरिएशन के लिए तैयार हैं। वेरिएशन नंबर 3, केस नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देता भी है जनरली। कैसे, ये नोट करिए। मैं कंटेनर लेता हूँ भैया, मेरे पास ये कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इस कंटेनर का बढ़िया से सदुपयोग कर रहा हूँ, ठीक। मैंने इस कंटेनर में क्या किया, ये समझिए क्या किया। मैंने इस कंटेनर में इस बार 2 लिक्विड भर दिए। आय हाय हाय, मतलब एक लिक्विड यहां से यहां तक, और दूसरे लिक्विड को मैं ऐसे ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, वो यहां से यहां तक। ठीक, मैंने क्या किया, पहले लिक्विड की डेंसिटी को मैंने बोला रो L1, स्मॉल एल, L1 मतलब लिक्विड, पहली लिक्विड की डेंसिटी, ठीक। दूसरे को मैंने बोला रो L2, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने वही सेम टाइप का रॉड लेके आया मैं, ठीक। और क्या किया, उस रॉड का जो टोटल लेंथ है दैट इज L, और उस रॉड का जो एरिया है दैट इज एब्सोल्युटली A, ठीक। अच्छा, इस बार क्या किया, इस बार ये बोला कि रॉड का जो L/2, L/2 नहीं, L/2 तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसको कैसे कर लो, रॉड का जो L/4 हिस्सा है वो रो L1 में डिप है, और रॉड का जो बचा हुआ लेट्स से L/6 हिस्सा है वो रो L2 में डिप है। मैं तुमसे कह रहा हूं डिटरमाइन करो बायोट फोर्स। अब देख लो, मैं क्वेश्चन वाला चीज तुमको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं।
तो आप इन डेप्थ चीजें देख लीजिए, कितना डेप्थ हम जा रहे हैं, ठीक है। यही चीज चाहिए होती है किसी भी बच्चे को, ठीक। बायोन्ट फोर्स, मैं आपसे कहता हूं डिटरमाइन बायोन्ट फोर्स। अब सोच के देखो क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है सर। बायोन्ट फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है भैया, क्या है, सिग्मा वी एल डी इंटू जी। वी एल डी क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, दो लिक्विड है तो सर दो बार फोर्स कैलकुलेट कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। सो टोटल बायोन्ट फोर्स क्या हो जाएगा, सोच के देखो। अगर मैं फॉर लिक्विड वन लिखता हूं तो लिक्विड वन के लिए लेंथ है L/2, लेकिन भैया एरिया तो अभी भी वही है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बायोन्ट फोर्स ड्यू टू लिक्विड वन प्लस बायोन्ट फोर्स ड्यू टू लिक्विड टू। अब मैं टोटल बायोन्ट फोर्स अगर लिखना चाहूंगा तो सोच के देखो, अगर मैं पहली लिक्विड के लिखूंगा जिसका है रो L2, तो आई राइट इट एज रो L2, लेकिन लेंथ कितना डिप है, पहली लिक्विड में लेंथ सिर्फ L/4 डिप है, तो मैं इसको लिख सकता हूं L/4 इंटू एरिया इंटू जी। क्या बात है। सिमिलरली अब अगर मैं दूसरे लिक्विड यहां से यहां तक की बात करूं तो दूसरे लिक्विड में कितना है, सिग्मा रो L1, ये पहले लिक्विड पहले सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। इसको 2 कर लो और इसको 1 कर लो, ठीक है, ठीक है। इसको 2 कर लो, इसको 1 कर लो, क्योंकि मैं उल्टा लिख दिया तो मिटाना नहीं बनता है, ठीक है। एफ ड्यू टू L1। तो अगर मैं अब पहले लिक्विड की बात करूं तो पहले लिक्विड की डेंसिटी रो L1 है। अब सोच के देखो, पहले लिक्विड में रॉड का कितना हिस्सा डिप है, सिर्फ L/6, तो इसको मैं लिख सकता हूं L/6 इंटू एरिया, और जी तो जी ही रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बायोट फोर्स। तो हम सभी वेरिएशंस के लिए तैयार हैं, एग्जामिनर के सभी वेरिएशन के लिए तैयार हैं। अगर वो लिक्विड बदल दे, आधा आधा हिस्सा भी रॉड का डिप कर दे, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ, क्लियर एवरीबडी? अगर क्लियर है, अगर मजा आया तो बताओ यस मजा आया। वैरायटी ऑफ सवाल हमने, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर देख लिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। अब भाई पूछे, भाई कहां से पूछेगा, आधा पौना जितना है सब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बायोट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, सभी केसेस का अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ देंगे लास्ट में। क्लियर एवरीबडी? बताओ, क्लियर, समझ आया, मजा आया? अगर आया तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यस, दिस इज ऑल अबाउट योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में सीखा, ठीक है, समझा, काफ़ी कुछ देखा, जल्दी जल्दी हमने काफ़ी कवर किया, ठीक। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 2-3-4 लेक्चर में और, ठीक है। और जो भी इसके अंदर और एडिशनल चीज़ें होंगी हम उसको भी कवर करेंगे। हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ देखा, फिर हमने कुछ रिलेशंस देखे एब्सोल्यूट प्लस एटीएम प्लस गेज के, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझा, पास्कल्स लॉ को समझा, उसका एप्लीकेशन को समझा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझा, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझा, फिर 2-3 केसेस भी देखे जिसमें अलग अलग केसेस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे बायोट फोर्स को, ये सारी चीज़ें। फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा यकीन मानो एंड तक मेरे जुड़े रहो, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा तुमको, खत्म होते चैप्टर कहोगे हाँ हाँ सर क्या पढ़ा दिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है।